तो अब हम पहला टॉपिक जेनेटिक्स का पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज जेनेटिक्स, व्हाट इज द स्कोप ऑफ जेनेटिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स एंड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स। इस टॉपिक के ऊपर जनरली क्वेश्चन कम आता है, क्योंकि एक दो बार आपको स्कोप एंड इंपॉर्टेंस पूछा गया है, एक आध बार आपको 4 नंबर का ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स का भी क्वेश्चन पूछा है। तो जेनेटिक्स के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, जेनेटिक्स में जब आपका एंटम का एग्जाम होता है तो 2 मार्क, 4 मार्क, एक आध बार 8 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस के ऊपर। तो इसको ध्यान में रखते हुए बहुत मतलब रेयर चांस है आंसर इसके क्वेश्चन आने के, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो वी शुड एबल टू आंसर, हमें आंसर देने आना जरूरी है। नाउ व्हाट इज अ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स की अगर हम बात करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो दिस जेनेटिक्स के शुरुआत में ही आपको 4 वर्ड दिखेंगे, दैट इज अ जीन, GENE। तो जिस भी ब्रांच में आप जीन्स के बारे में स्टडी करते हो, जीन्स का बिहेवियर आप स्टडी करते हो, जीन्स का आप एक्सप्रेशन पैटर्न स्टडी करते हो, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। डेफिनेशन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बट आपको ध्यान में देना है कि यहाँ पे एग्जैक्टली आप स्टडी किसका करोगे, अलग अलग कैरेक्टर्स का। कैरेक्टर क्यों एक्सप्रेस होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जीन्स। जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, कैरेक्टर्स आर गेटिंग एक्सप्रेस। कैरेक्टर इसलिए एक्सप्रेस होते हैं क्योंकि वहां पे क्या है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो नाउ अब मैंने ये बोला कि आपको जेनेटिक्स में हम अलग अलग जीन्स का स्टडी करते हैं। व्हाट इज अ जीन? जीन इज नथिंग बट इट इज अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। एक डीएनए का छोटा सा फ्रैगमेंट होता है, ओके, जो क्या करता है, विच इज कोड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन, जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करने का काम करता है। ओके, तो हम जेनेटिक्स में अलग 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 तरह के कैरेक्टर्स जो अलग अलग जीन से एक्सप्रेस होते हैं, उनका बिहेवियर देखते हैं। अगर प्लांट अच्छा यील्ड दे रहा है तो क्यों यील्ड दे रहा है। अगर कोई पर्सन है, टॉल है, तो उसके लिए उसमें टॉल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाले जीन होंगे। कोई पर्सन अगर बहुत उसका कलर अच्छा है तो उसको अच्छे कलर वाले जीन होंगे। कोई पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, कोई पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, कोई AB है तो कोई O है, कोई पॉजिटिव है तो कोई निगेटिव है। हम बोलते हैं ना, ए पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है, ए निगेटिव है। सो पॉजिटिव निगेटिव मतलब ये अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी हैव वेरिएशंस। हमारे बीच में क्या है, हमारे बीच में वेरिएशंस है। एंड दीज वेरिएशंस क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जीन्स। अलग अलग जीन्स होने के कारण, ओके, हमारे यहाँ पे वेरिएशन आता है ना। व्हाट इज द जेनेटिक्स? जेनेटिक्स की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो आपको 2 वर्ड पे ट्रेस देना है, दैट इज हेरिटेबिलिटी एंड वेरिएशन। हमेशा आपको इन 2 वर्ड के ऊपर ध्यान देना है। उसका है, वो है आपका पहला, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जब भी आप, ओके, जब भी आप क्या कर रहे हो, वेन एवर यू आर डूइंग द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जब भी आप हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी करते हो, उस ब्रांच को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the principles of heredity and variation। जो भी ब्रांच आपकी हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी कर रहे हैं, डील्स मतलब स्टडी क्या कर रही है, विच डील्स, तो आप स्टडी भी यूज वर्ड कर सकते हो, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जहां पे भी आप हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी करते हो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। नाउ व्हाट इज द हेरिडिटी? तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज आल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। हेरिडिटी को हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मींस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जो कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, द ट्रांसफर मैकेनिज्म के कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। तो आपको पता है आप किसके जैसे दिखते हो, यू आर लुकिंग लाइक योर पेरेंट्स। आपके मदर फादर जैसे ही हो ना। आपके मदर फादर को 10 फिंगर है, आपको भी 10 है। आपके मदर फादर को 2 हैंड है, आपको भी 2 हैंड है। 2 आईज है, आपको भी 2 है। 32 टीथ्स है, 2 ईयर्स है, 1 नोज है। सो एवरीथिंग इज सिमिलर। जो कैरेक्टर उनके हैं वही कैरेक्टर आपके भी है। तो इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। वही कैरेक्टर एज सच ट्रांसफर होना, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। नाउ वेरिएशन। वेरिएशन मतलब जब भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, इट इज नॉट सिमिलर टू योर पेरेंट्स। आपका पेरेंट्स जैसा सिमिलर एग्जैक्ट नहीं है। यस, फिंगर्स आर 10 बट लेंथ, साइज, शेप विल बी डिफरेंट।
ओके, आप अब आपको मैं, माय नेम इज डॉक्टर अनंत मोहेकर, तो मेरे जैसा पर्सन आपको दुनिया में फिर कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज वेरिएशन इज देयर। आप देखो ना, आप भाई होंगे, बहन होंगे, कोई है एक दूसरे जैसा? कोई नहीं। एवरीबडी हैव डिफरेंस विद ईच अदर, सबका एक दूसरे में क्या है, एक दूसरे के साथ डिफरेंस है। अगर भले ही कोई प्रोजेनी, कोई कपल है, उनको कितने भी बच्चे होने दो, nobody will be similar to each other because we have अलग अलग तरह का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, हम आने वाले क्लासेस में आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सो दे स्टडी करना मतलब जेनेटिक्स। हम, हमारे कैरेक्टर हमारे माता पिता जैसे ही क्यों है, और कैरेक्टर सेम है लेकिन फिर भी हम अलग दिखने में क्यों है, वेरिएशन क्यों है, तो ये जब स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। एंड द टर्म जेनेटिक्स, जो जेनेटिक्स का जो टर्म है, द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय विलियम बैटसन इन 1906। 1906 में जेनेटिक्स का टर्म एक विलियम बैटसन नाम का एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, कॉइन किया। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, आप मेंडल लिखते हो, आपका आंसर क्या होता है, मेंडल। बट आपको पता है मेंडल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने, उसका जो काम का ड्यूरेशन है 1857 से लेके 1860, आप ठीक है मृत्यु तक की बात करेंगे 1884 तक का उसने काम किया। लेकिन टर्म जेनेटिक्स केम इन एग्जिस्ट जब दुनिया को पता चली, वो है 1906 व्हिच वाज कॉइन्ड बाय विलियम बैटसन। ओके, कभी तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जेनेटिक्स का स्टडी प्रॉपरली अगर किसने किया तो मेंडल ने किया। मेंडल ने लॉज दिए, सब किया, उसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, लेकिन टर्म उसने नहीं दी। तो ये जीन का भी टर्म जॉनसन ने दिया 1903 में, तो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, तो दैट इज गिवन बाय बैटसन। नाउ द जेनेटिक्स जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग मतलब ग्रीक वर्ड कौन सा है, जेनेसिस, जिसका मीनिंग होता है ग्रो इनटू। तो ये जेनेसिस से वर्ड लिया गया है जेनेटिक्स, एंड दिस वर्ड इज अ ग्रीक वर्ड। ये वर्ड कौन सा है, जेनेटिक्स इज अ ग्रीक वर्ड, तो ये याद रखिए। सो व्हाट इज जेनेटिक्स, यू अंडरस्टूड, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जहां पे भी आप, या आप प्रिंसिपल्स ऑफ बोल सकते हो, हेरिडिटी और वेरिएशन का जहां पे भी हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। नाउ कभी कभी क्वेश्चन आता है वेरियस ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स। अगर आप देखोगे जेनेटिक्स का लगभग 19-20 ब्रांचेस है, क्योंकि जेनेटिक्स इज अ ब्रॉड। आप कोरोना आया था, जो भी कोरोना का बिहेवियर चेक कर रहा है, जो भी कोरोना का म्यूटेंट स्टडी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कोरोना जेनेटिक्स, या वायरल जेनेटिक्स, वायरस जेनेटिक्स हम बोलेंगे, माइक्रोबियल जेनेटिक्स हम बोलेंगे उसको। सो प्लांट में अलग जीन है, ह्यूमन में अलग जीन है, एनिमल में अलग जीन है कि नहीं, ड्रोसोफिला में अलग जीन है, तो कितने अलग अलग तरह के ब्रांचेस हो सकती है। सो देयर आर वेरी डिफरेंट ब्रांचेस, या आप उसको डिसिप्लिन ऑफ जेनेटिक्स बोल सकते हो। ओके, पहला है प्लांट जेनेटिक्स, उसमें आपको पूरे प्लांट्स के जीन्स का स्टडी करोगे। एनिमल में एनिमल का करोगे, माइक्रोबियल में जो मैंने अभी बोला कि माइक्रोबियल का करोगे, ह्यूमन जेनेटिक्स में पूरा ह्यूमन जेनेटिक्स का स्टडी होगा। अब आप बोलोगे ह्यूमन में क्या जेनेटिक्स का स्टडी करना है, ह्यूमन में भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे डिसीजेस होते हैं बिकॉज ऑफ जीन्स। जैसे आपको पता है कि बीपी का प्रॉब्लम होता है, शुगर का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे सिंड्रोम्स है, पटुआ सिंड्रोम, इडवार सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, है ना, क्लिनफोर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। एक भी क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, एक भी क्रोमोसोम कम हो गया, कोई भी क्रोमोसोम में म्यूटेशन आ गया, थोड़ा सा हम देखेंगे क्रोमोसोमल एब्रिवेशन, अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल गया तो कितना आने वाले प्रोजेनी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, यहाँ हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे। तो इन सब चीजों का स्टडी करना मतलब ह्यूमन जेनेटिक्स। वायरल जेनेटिक्स मैंने अभी बोला कोरोना की बात, अगर वो कर रहे हो तो आप वायरोलॉजिस्ट हो, तो दैट इज, जब आप कर रहे हो वायरल जेनेटिक्स में, फंगस की बात कर रहे हो आप फंगल जेनेटिक्स में, ड्रोसोफिला की बात कर रहे हो ड्रोसोफिला जेनेटिक्स। व्हाई वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस ऑर्गेनिज्म, ये भी आपको पता होना चाहिए। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एक फ्रूट फ्लाई है। ओके, एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द इंसेक्ट, फ्रूट फ्लाई है। और इस इंसेक्ट के ऊपर जेनेटिक्स में इतना ज्यादा लेवल पे स्टडी किया गया है, इसलिए ड्रोसोफिला इज कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। ड्रोसोफिला को हम क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग ड्रोसोफिला एज द क्वीन ऑफ जेनेटिक्स, हम इसको क्वीन ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, ड्रोसोफिला इज कॉल्ड एज क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। इसको हम फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है ये जेनेटिक्स ऑफ फ्रूट फ्लाई। इसका आप आगे और स्टडी आ जाएगा।
ठीक है, तो बहुत सारा इसमें बहुत सारे जीन्स के कंसेप्ट दिए गए हैं। ओके, आपको आगे समझ में आ जाएगा जब भी हम लिंकेज देखेंगे। ड्रोसोफिला पे स्टडी किया है, मतलब बहुत सारा स्टडी जेनेटिक्स का ड्रोसोफिला ऑर्गेनिज्म पे किया है, इसलिए हम इसको क्वीन ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है वो इज द क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसमें भी मेंडल ने पी का स्टडी किया होगा, जिसमें भी पॉलीजेनिक, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मोनोजेनिक, पॉलीजेनिक कैरेक्टर स्टडी करते हैं हम, उसको हम बोलते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। मतलब क्वालिटेटिव जेनेटिक्स भी हम बोल सकते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज क्वालिटेटिव जेनेटिक्स। ओके, तो यहाँ पे गलत हो चुका है, इसने नोट्स बनाया होगा। तो इट इज नॉट क्वांटिटेटिव, इट इज अ क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो यहाँ थोड़ा सा रिपीटेशन लग रहा होगा आपको, दिस इज अ क्वालिटेटिव। हाँ, डू द करेक्शन, ठीक है, मैं नोट्स में करेक्शन करके अपलोड कर दूंगा, कोई बात नहीं। ओके, बट यहाँ पे वीडियो में करेक्शन अब नहीं हो पाएगा, नोट्स में कर दूंगा। ओके, सो एक्चुअली ये मैंने कहीं से लिया है। सो नाउ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, जिस जेनेटिक्स में आप स्टैटिस्टिक का यूज करके, ओके, मीन, वेरिएशन, इनका यूज करके पॉलीजेनिक कैरेक्टर का स्टडी करते हो, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। मैंने आपको बताया है। मॉर्गेनियन जेनेटिक्स, टीएच मॉर्गन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, ओके, म्यूटेशन, ओके, लिंकेज, लिंकेज के ऊपर इनका बहुत अच्छा है। हुगो ड्यूरिस ने म्यूटेशन दिया, लेकिन लिंकेज के ऊपर इनका बहुत अच्छा है। तो इन सब चीजों का आप स्टडी करोगे, इसको हम बोलेंगे मॉर्गेनियन जेनेटिक्स। ओके, मॉर्गन ने दिया, टीएच मॉर्गन ने, इसलिए। नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ द रोल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ओके, या फिर आपके बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो उसके अगर आप इनहेरिटेंस का स्टडी करते हो, दैट इज कॉल्ड एज नॉन मेंडेलियन, क्योंकि ये मेंडेलियन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का स्टडी, या साइटोप्लाज्म में जो जीन होते हैं, साइटोप्लाज्म में दो ही ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो दैट इज अ नॉन मेंडेलियन। म्यूटेशन जेनेटिक्स अभी मैंने बात किया था, जिसमें भी आप म्यूटेशन की स्टडी कर रहे हो, जिसमें आप म्यूटेशन की स्टडी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन जेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स, जिसमें आप सेल का स्टडी पूरा कर रहे हो, सेल का जेनेटिक्स का स्टडी कर रहे हो, सेल्यूलर। ओके, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, आप डीएनए लेवल पे स्टडी कर रहे हो। आपने बहुत बार मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स सुना होगा। सो आप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन रेगुलेशन, तो आप डीएनए, आप बेस पेयर्स का मतलब लेवल तक आप जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, जिसको हम ट्रांसजेनिक बोलेंगे, जिसमें आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कोई जीन आप ट्रांसफर कर रहे हो। बेस्ट एग्जांपल इज बीटी कॉटन। ओके, तो कोई भी आप जीन ट्रांसफर करते हो फ्रॉम वन जनरेशन, और क्या होता है, इससे आप क्या करते हो, फॉरेन जीन आपने ट्रांसफर कर दिया, ओके, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर काइंड ऑफ जनरेशन। तो इससे आपका क्या होता है, जैसे बीटी कॉटन का बेस्ट एग्जांपल है, हमें पता है, तो दैट इज, वैसे स्टडी को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक जेनेटिक्स। आप बायोटेक्नोलॉजी में बोल सकते हो। क्लिनिकल जेनेटिक्स, जिसमें आप कोई डिसीज का स्टडी कर रहे हो, मतलब आप क्लिनिकल, मतलब डॉक्टर आपको याद आता है, तो हीमोफीलिया नाम का डिसीज है, कलर ब्लाइंडनेस नाम का डिसीज है, डायबिटीज नाम का डिसीज है, फिनिल क्यूटिनिरिया नाम का एक डिसीज है। तो बहुत सारे डिसीजेज है जिससे हीमोफिलिया में आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, कलर ब्लाइंडनेस में आपको ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंस नहीं आता, तो सिग्नल पे वही कलर होते हैं। तो ये सब चीजें, डायबिटीज में ये भी एक हेरिडिटी वाला डिसीज है। अगर आपके पेरेंट्स में ब्लड ग्रुप में किसी को डायबिटीज है, तो आपको भी डायबिटीज होने का चांस है। सो लाइक दैट, तो ये वाले डिसीजेस भी हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल जेनेटिक्स। फॉरवर्ड जेनेटिक्स एंड रिवर्स जेनेटिक्स। फॉरवर्ड जेनेटिक्स मतलब आप सिंपल फिनोटाइप को देख के जीनोटाइप को एनालिसिस कर रहे हो। रिवर्स जेनेटिक्स जो होता है, नाउ सी द टर्म रिवर्स जेनेटिक्स हैज बीन यूज्ड फिजिकल मैपिंग एंड आइसोलेशन ऑफ जीन व्हेन प्रोटीन प्रोड्यूस्ड। मतलब पहले हम फिजिकल मैपिंग करते हैं और फिर हम उसका प्रोटीन को देखते हैं। और फॉरवर्ड में क्या होता है, पहले हम इसका फिनोटाइप देखते हैं और उसके बाद फिर उसका मैपिंग करते हैं। सो लाइक दैट वी आर डूइंग फॉरवर्ड एंड रिवर्स। इम्यूनोजेनेटिक्स, it deals with the production of different types of antibodies, the diverse, जैसे हमने देखा कि कोरोना के लिए हम कैसे उसको रेजिस्टेंस कर सकते हैं, कोई डिसीज के लिए हम कैसे रेजिस्टेंस कर सकते हैं, तो दैट इज इम्यूनोजेनेटिक्स, उसको हम बोलेंगे। बिहेवियरल जेनेटिक्स, इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ जीन्स विद द एनवायरमेंट टू अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर, अगर आपका कोई एनवायरमेंट बदलता है तो आपका कैसे बिहेवियर बदलता है, वटेवर। सो इस तरह के जो जेनेटिक्स है, ये आपके 19 ब्रांचेस है। आप 19 का 19 नहीं याद रखोगे, 10 तो रखिए,
आप ह्यूमन जेनेटिक्स याद रख सकते हो, प्लांट जेनेटिक्स याद रख सकते हो, आप माइक्रोबियल जेनेटिक्स याद रख सकते हो, आप फंगल जेनेटिक्स याद सकते हो, आप वायरल जेनेटिक्स याद रख सकते हो, आप क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स याद रख सकते हो, आप क्वालिटेटिव यानी कि मेंडेलियन जेनेटिक्स याद रख सकते हो, है कि नहीं। बहुत सारे, आप इम्यूनोलॉजिस्ट आपको आ रहा है, ठीक है। तो आप बहुत सारे जो बिहेवियरल जेनेटिक्स है, इसमें से आप कोई भी 10 आप मॉलिकुलर जेनेटिक्स याद रख सकते हो, आप बायोटेक्नोलॉजिकल जेनेटिक्स मतलब आप ट्रांसजेनिक जेनेटिक्स आप बोलिए, तो आपको 10 तो याद रहेगी। तो 10 के ऊपर थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए, आपको आउट ऑफ नंबर मिलेगा, आई एम गिविंग यू गारंटी, ठीक है। तो ये है आपका डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स। नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स को स्कोप है कि नहीं है? जेनेटिक्स का स्टडी करना है, या जेनेटिक्स का जो स्टडी आप कर रहे हो उसका, आपने अभी इतनी ब्रांचेस देखी, इसको स्कोप है कि नहीं है? आपने अभी देखा, अगर कोई नया डिसीज आता है, ओके, अगर कोई नया डिसीज आता है तो कितना स्कोप है? कोरोना जैसे आ गया, पता नहीं था कुछ भी, वी वाज ब्लैंक अबाउट द कोरोना, तो बहुत सारा जेनेटिक्स का उसका स्टडी किया गया, बहुत सारा उसका बिहेवियर पैटर्न देखा गया, कैसे वो रिप्रोड्यूस होता है, कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है, कौन से जीन कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ स्कोप। अभी भी दुनिया में बहुत सारे डिसीज है, जिसके ऊपर अभी भी there is a need to prepare a tab medicines, there is a need to do the research, abhi bhi there are lot of genomes need to be studied. So what we are doing, we have a lot of scope, अभी भी बहुत सारा स्कोप है। हम कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के ऊपर फोकस कर सकते हैं, फोकस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जैसे आपको वायरस कोरोना की बात करेंगे, फोकस ऑन द कोरोना, डू द प्रॉपर जेनेटिकल स्टडी एंड give the proper treatment and give the proper vaccines, okay, prepare the proper vaccines, prepare the proper tablets and solve the problem। जैसे आपको एड्स आया था एक बार, HIV एड्स, उसका आज हमें बहुत सारे उसके सॉल्यूशन मिल गए। व्हाई? बिकॉज जेनेटिक्स इज स्ट्रांग। हमने हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, हमारे बॉडी में कौन से प्रोटीन्स उसके अगेंस्ट काम कर सकते हैं, ये सब जो चीज का हम जेनेटिक्स में कर सकते हैं। नाउ वी कैन अनदर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स या क्लासिकल जेनेटिक्स हम बोलेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, वी आर ट्रांसफरिंग द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। बेस्ट एग्जांपल बीटी अभी दिया था मैंने, बीटी कॉटन, इसका स्कोप आज कितना है आपको पता है? कोई भी किसान नॉन बीटी का एक ग्रेन भी लगाने के लिए तैयार नहीं, नॉट सिंगल सीड ऑफ नॉन बीटी इज नॉट रेडी टू सो। व्हाई दे आर interested to do the planting of BT only? Because we know if we will not do the planting sowing of the BT seeds, our whole crop will be attacked by lepidopteran pest। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, बिफोर द रिलीज ऑफ द बीटी का रिलीज करने से पहले इंडिया में मोर देन 50% पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स आप बोलोगे वाज यूजिंग ओनली फॉर कॉटन। याद करिए, आप थोड़ा सा सोचिए, अगर भारत का 100% पेस्टिसाइड पूरे क्रॉप का, उसमें से खाली कॉटन पे मोर देन 50% होता होगा, कैन यू इमेजिन? यस, 10-10, 5-5 हजार रुपए पर लीटर का हम पेस्टिसाइड का स्प्रे करते थे। अगर हमारे किसान स्प्रे नहीं करते तो क्या होता था, पूरे बोलवम पूरे कॉटन को डैमेज किया जाता था, कॉटन की क्वालिटी खराब होती थी, कॉटन के बोलवम ड्रॉप होते थे और हमारा पूरा नुकसान होता था। ये लार्वल पेस्ट आपने देखा है कितना, ये लार्वा कितनी कॉटन को खाती थी। आज किसान एक भी पौधा, एक भी सीड नॉन बीटी का लगाने के लिए तैयार नहीं है, 100% इज बीटी। तो दिस इज इनोवेशन। अभी भी बहुत सारा स्कोप है। यू हैव अ स्कोप टू रिलीज द बीटी ब्रिंजल, गवर्नमेंट नहीं रिलीज होने दे रहा है। यू हैव अ स्कोप टू डू द रिसर्च, रियली बीटी आर टॉक्सिक और नॉट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीटी इज टॉक्सिक, आपको स्कोप है। You have a scope to show the people, you have a scope to prove, आप प्रूव करके बता सकते हैं। ओके, मैं एक बात बताऊंगा, इंसुलिन, हम इंसुलिन किससे प्रोड्यूस करते हैं यार? आप पहले इंसुलिन क्यों चाहिए? जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको देना पड़ता है। ओके, तो जब टैबलेट थ्रू या इंजेक्शन थ्रू, तो आपको इंसुलिन डेली लगता है। इंसुलिन के कितने शुगर पेशेंट है हमको पता है। पहले हम इंसुलिन पैनक्रीज से निकालते थे, जो गाय है, गाय के पैनक्रीज से कितना इंसुलिन निकलेगा निकल के। अब हमने क्या किया, हमने इंसुलिन प्रोडक्शन का जीन ईस्ट में डाल दिया, इकोलाई में डाल दिया, और हमने इंसुलिन का प्रोडक्शन थ्रू ट्रांसजेनिक, मतलब उस माइक्रोब को इंसुलिन प्रोडक्शन के जीन ट्रांसफर करके बना दिया। आपको पता है गोल्डन राइस,
तो अभी भी फ्यूचर में बहुत सारा जीन्स का यूज करके आपको मैं अगर बताऊं, फ्यूचर में आप यू कैन डेवलप द साल्ट टॉलरेंट राइस। जितने भी सीशोर एरिया है, वट एवर सीशोर एरियाज नियर टू सीशोर एरियाज है, देयर always water is stagnant and we know rice can be grow in waterlogged condition. So if you are developing the salt resistant variety of rice, you can what, you can grow the rice along the seashore areas जहां पे आप कोई भी क्रॉप नहीं ले सकते। We can convert the C3 crop into C4 plant जिससे आपका वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो we have a lot of scope। बहुत सारे क्रॉप्स है जिसमें आपको बहुत सारे डिसीज रेजिस्टेंस के जीन ट्रांसफर कर सकते हो आप। ओके, मेल स्टेरिलिटी के बहुत सारे जीन आप ट्रांसफर कर सकते हो। वी हैव अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के लिए बहुत सारा स्कोप है। अभी भी आपको बहुत सारा काम करना बाकी है। अभी भी बहुत सारे डिसीजेस नहीं आ सकते हैं। बहुत सारे आप वैक्सीन तैयार कर सकते हो। सो वी हैव लॉट ऑफ स्कोप। मॉलिक्यूलर एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स मैंने अभी आपको बोला, ट्रांसजेनिक्स का यूज करके आप कैसे कर सकते हो। पॉपुलेशन एंड बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स, आप पॉपुलेशन में किस तरह से कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, उस कैरेक्टर को ट्रांसफर होने से किस तरह से रोके। आपको मैंने ब्लड ग्रुप की बात की थी, पॉजिटिव निगेटिव। अगर फीमेल ओ निगेटिव है और पर्सन कोई भी पॉजिटिव है, अगर उनके बीच में मैरिज होगा तो हम कैसे, आपको पता है पहला बेबी का हम बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप का हमें टेस्ट करना चाहिए शादी से पहले। शादी से पहले आपको ब्लड ग्रुप इसलिए टेस्ट करना पड़ेगा बिकॉज शादी से पहले हमें क्या करना है कि जो कपल है जो मैरिज करने जा रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव तो नहीं है, ये देखना है। पॉजिटिव पॉजिटिव में मैरिज हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे अंदर यह लग रहा है कि ए का शादी ए के साथ नहीं हो सकता, बी का शादी बी के नहीं हो सकता, उल्टा ये अच्छा है, लेकिन हम बोलते कि नहीं होना चाहिए। जो चीज होनी चाहिए उसको हम बोलते नहीं होना चाहिए। सो दैट वी नीड टू, अभी भी हमारे पास स्कोप है कि वो जो डिसीज होता है या मतलब जो भी एंटीडोट्स देने पड़ते हैं, कब, जब निगेटिव फीमेल का पॉजिटिव के साथ मैरिज होता है। ओके, व्हेन निगेटिव फीमेल इज गेटिंग मैरिड विद पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, तो आने वाले सेकंड बेबी में बहुत सारे एंटीडोट्स देने पड़ते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो उनके ऊपर भी अभी बहुत स्कोप है हमें, है ना। पॉपुलेशन में जो चीजें होती है, हमें आपको पता है अगर आपका एक आधा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, एडवार्ड पटवा डाउन सिंड्रोम, ये क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ एनी क्रोमोसोम। ओके, आपका अगर 21 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, सो देयर इज अ डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम को आपको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अगर डाउन सिंड्रोम का बच्चा पैदा होने वाला है तो क्या कर सकते हो, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो आप? ये हमें करने के लिए स्कोप है, बहुत सारा स्कोप है। ओके, जेनेटिक्स इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। मैंने आपको उसके इतनी ब्रांचेस दिखाई, मेरे ख्याल से आपने कोई ऐसा कोर्स देखा होगा जिसमें इतने सारे ब्रांचेस आपने देखी होगी। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स? अभी हमने देखा कि जेनेटिक्स का कितना स्कोप है। अगर इतना स्कोप है तो इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है? यस, डेफिनेटली वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत है। हर जगह कोई भी एनिमल हो, हमने अभी कोरोना की बात की है, जब तक हमने उसका बिहेवियर नहीं जाना, जब तक हमने उसका कौन सा प्रोटीन बनता है ये नहीं जाना, तब तक हम कोरोना को कंट्रोल में नहीं ला सके। आज हमारे अंदर कोरोना का कोई डर नहीं है, आज उसका कोई हमारे ऊपर इम्पैक्ट भी नहीं है, क्योंकि नाउ वी हैव एबल टू कंट्रोल इट। हम उसको कंट्रोल करना सीख गए, हमें पता है क्या एग्जैक्ट है। सो ऑल दिस, ये इंपॉर्टेंस है। कोई नया डिसीज आता है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। किसी का भी जीनोम का हम स्टडी करेंगे तो हमें उसका पूरा जेनेटिक पैटर्न पता चलेगा। ठीक है, कोई अगर पर्सन है उसका एक आधा क्रोमोसोम लॉस होता है तो उसमें क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं। बेबी अगर जन्मता से ही कोई जेनेटिक डिसऑर्डर का है तो उस बेबी को बर्थ उसको होना चाहिए कि उसका अबॉर्शन करना चाहिए? बर्थ लेने से पहले उसको, जन्म से पहले उसको मतलब जन्म होना देना है कि नहीं देना है? लेट देम born or not, so that we are deciding before only। क्योंकि अगर कोई डिसऑर्डर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग द बर्थ ऑफ सच बेबी? क्या होगा? वो बेबी तो पूरा अपना जन्म, अपना पूरा का पूरा जन्म जो है वो क्या करेगा, डिसऑर्डर के कारण प्रॉपर नहीं जी पाएगा और उससे पूरा परिवार, उससे पूरी फैमिली परेशानी में होगी। तो अच्छा है कि उसको अब जन्म आना, जब उसको पैदा ही ना होने दे, उसको दुनिया में ही ना आने दे। दैट इज नॉट अ सी डॉक्टर, ये वाला क्राइम नहीं है। डॉक्टर फ्रैंकली बोलता है आपको इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए। अगर कोई हार्ट में कोई छेद होता है ना,
बोलते ये बच्चा जन्मने के पैदा होने के बाद हार्डली 1 या 2 दिन जिंदा रहेगा, 2 घंटा जिंदा रहेगा, होता ऐसी है। तो व्हाई these थिंग्स आर पॉसिबल? बिकॉज वी नो द जेनेटिक्स, हमारे पास जेनेटिक्स है, हमें पता है कि क्या होता है, कब क्या होता है, कैसे कैरेक्टर कंट्रोल होता है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स इज लॉट। जेनेटिक्स का अगर हम स्टडी करेंगे तो ये सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि एग्रीकल्चर में तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में ही नहीं, बहुत सारे एनिमल में है, सब जगह है, क्योंकि हम जो नए वैरायटीज तैयार करते हैं। आई विल गिव यू एग्जांपल, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने क्या किया? वी हैव रिलीज्ड डॉर्फ एंड सेमी डॉर्फ वैरायटीज ऑफ राइस एंड व्हीट। हमने व्हीट में डॉर्फ एंड सेमी डॉर्फ वैरायटीज को रिलीज किया। बिफोर द ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारी सभी वैरायटीज टॉल थी, और वैरायटीज की हाइट ज्यादा होने के कारण हम वहां पे वी वाज नॉट एबल टू अप्लाई मोर इरिगेशंस। whenever there was more irrigation, whenever there was a high wind velocity, heavy rainfall, more application of the fertilizers, crop was getting to lodge, नीचे गिर जाते थे, and farmer was losing their production। तो farmer was not able to apply more irrigation, farmer was not able to apply more fertilizer। इससे क्या होता था? yield was low, farmer was not getting much yield। so after the रिडक्शन ऑफ द प्लांट हाइट, खाली हमने एक कैरेक्टर सिंगल जीन का ट्रांसफर करके, यू कैन सी मैं क्या वर्ड कर रहा हूं, इन राइस वी हैव ट्रांसफर DGO जेन एंड इन व्हीट वी हैव ट्रांसफर नूरिन 10 जीन। आता है कभी कभी क्वेश्चन, नॉट इन जेनेटिक्स बट प्लांट ब्रीडिंग में। मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं जेनेटिक्स का। देखिए ये जीन्स ही है ना, तो इनको खाली हमने प्लांट्स में ट्रांसफर करके, एक्चुअली दे डेवलप थ्रू म्यूटेशन, ये जापान उधर, ताइवान उधर डेवलप हुए। हमने क्या किया, हमारे इंडिया में MS स्वामीनाथन ने इन जीन्स को हमारे वैरायटीज में, इंडियन वैरायटीज में ट्रांसफर करके ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया इन 1966। उससे पहले हम हमारे इंडिया को खाना नहीं खिला पाते थे, वी वाज अनेबल टू फीड आवर पब्लिक, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन लेस देन 50 मिलियन था। आज का प्रोडक्शन आपको पता है कितना है? वी क्रॉस्ड 321 मिलियन टन्स। इतना क्यों? बिकॉज वी हैव अप्लाइड द जेनेटिक्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में, प्लांट ब्रीडिंग में जेनेटिक्स का कंसेप्ट का एप्लीकेशन करके हमने बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया। तो वी हैव अ लॉट ऑफ स्कोप, वी हैव इंपॉर्टेंस की तो कोई बात ही नहीं कर सकते। जितनी भी चीजें मैंने अभी डिस्कस की हैं, आई ऑलरेडी प्रोवाइडेड द नोट्स, आप उस नोट्स को पहले पढ़िए, ओके। और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछिए। मैंने जितना इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहिए था, आई हैव डिस्कस इट, ओके। थैंक यू।